एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे प्रश्न सोशल वर्क के। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है रॉबर्ट रेडफील्ड की विख्यात पुस्तक कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं द लिटिल कम्युनिटी, द स्मॉल कम्युनिटी, द लार्ज कम्युनिटी या फिर द बिग कम्युनिटी। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, द लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड की विख्यात पुस्तक है। अगला प्रश्न है भावनात्मक विकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविकता उन्मुख रहता है परंतु दीर्घकालिक दुश्चिंता से पीड़ित रहता है, यह क्या है। ऑप्शन है मनोविदलता अर्थात सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी अवसाद अर्थात डिप्रेशन, ऑप्शन सी अति संवेदनशीलता की अवस्था अर्थात व्यामोह या फिर तंत्रिका ताप अर्थात न्यूरोसिस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोसिस। भावनात्मक विकार जिसके अंदर व्यक्ति वास्तविकता उन्मुख रहता है वो है आपका तंत्रिका ताप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सिद्धांत समृद्धि उन्मुखी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वो सिद्धांत कौन सा है बताना है। ऑप्शन से जैसे मनोवैश्लेषिक सिद्धांत, शिवार्थी केंद्रित सिद्धांत, अस्तित्व विषयक सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवार्थी केंद्रित सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रत्यय जिसे मापीय बनाया गया है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है गुण या विशेषता, ऑप्शन बी चर, ऑप्शन सी सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चर कहलाता है। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती चरों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं यादृच्छिकरण, प्रत्ययीकरण, वर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यादृच्छिकरण। मध्यवर्ती चरों को यादृच्छिकरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कौन सा सरकारी निकाय उनकी देखभाल एवं संरक्षण हेतु उपाय करने को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल कल्याण समिति, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नेशनल ट्रस्ट या फिर राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम। आंसर होगा राष्ट्रीय न्यास अर्थात नेशनल ट्रस्ट जो है विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों अथवा अभिरक्षकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनकी देखभाल एवं संरक्षण हेतु उपाय करने का बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं डी के लालदास, एच बी ट्रैकर, जे गाल्टंग या फिर नैन लिन। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी के लालदास जो हैं प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कार्य से अनासक्ति लक्ष्यों को पूरा करने की अक्षमता और भावनात्मक विमुक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नाकाबंदी, बर्नआउट, अस्पष्टता या फिर तालाबंदी। तो इसे कहते हैं बर्नआउट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किस सम्मेलन में दीर्घकालीन विकास की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन दिया गया है रियो सम्मेलन, दोहा सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन में दीर्घकालीन विकास की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है तुल्यकारी व्यवसाय नीतियाँ, गरीबी का उन्मूलन, कल्याण का अधिकतमीकरण, ठीक है, अधिकतमीकरण और समानता की खोज। तो आंसर होगा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो वो है ऑप्शन ए, तुल्यकारी व्यवसाय नीतियाँ सामाजिक नीति के उद्देश्य नहीं। अगला प्रश्न है एग्राफोबिया अर्थात बाह्य भीति किसका भय है। ऑप्शन से ऊंचाई, रक्त, भीड़ या फिर पशु। आंसर है भीड़। एग्राफोबिया जो है वो भीड़ के भय को कहते हैं। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अभिवृत्ति किस पर आधारित है। ऑप्शन है इच्छा जनित सोच पर, आध्यात्मिक सोच पर, असंगत सोच पर या फिर भक्तिपूर्ण सोच पर।
पूछा जा रहा है वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बारे पर, तो ये आधारित है असंगत सोच पर। अगला प्रश्न है संकेंद्रीय चक्र सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? ऑप्शंस हैं लोगों की सहभागिता, देश की आर्थिक परिस्थिति, जल विज्ञानीय व्यवस्था या फिर निगरानी व्यवस्था अर्थात मॉनिटरिंग व्यवस्था। तो आंसर होगा संकेंद्रीय चक्र सिद्धांत की बात हो रही है, ये संबंधित है लोगों की सहभागिता से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी को अनुमानों और संभाविताओं के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन दिए गए हैं बॉन्डिंगटन, फिशर, बाउले या फिर अग्रवाल। आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉन्डिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रिग्रेशन अर्थात प्रतिश्रयन क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आंकड़े की मूल इकाइयों के संबंध में दो या ज़्यादा चरों के बीच औसत संबंध का माप। ऑप्शन बी है इस मान्यता पर आधारित है कि अध्ययन किया जा रहा आंकड़ा सामान्य रूप से वितरित है। ऑप्शन सी दो चरों के अंतरों का योग, या फिर ऑप्शन डी विचलन जो कि कल्पित माध्य से निकाले गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों के मूल इकाइयों के संबंध में दो या ज़्यादा चरों के बीच औसत संबंध का माप। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद कितने दिनों में विधेयक लागू होता है? ऑप्शन है 30, 31, 60 या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 दिनों में। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने और राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है 30 दिनों में विधेयक लागू होता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या समृद्धि का निर्धारक बताएं। परिवार, विवाह, अर्थव्यवस्था या फिर प्रजननता। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सिर्फ चौथा। जनसंख्या समृद्धि का निर्धारक है ओनली प्रजननता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी बेगर्स पद का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वाले भिखारी के लिए, हष्ट पुष्ट भिखारी के लिए, विकलांग भिखारियों के वर्ग या फिर एक विशेष ऋतु में भीख मांगने वाले भिखारी के लिए। तो स्टडी बेगर्स पद का उपयोग किया जाता है हष्ट पुष्ट भिखारी के लिए। अगला प्रश्न है मौन या खामोशी की गहराई में जाना एक कौशल है जो क्या संकेत करता है ये बताना है। ऑप्शंस देखिए करके। ऑप्शन पहला है सेवार्थी की चुप्पी का अर्थ जानने का प्रयास। ऑप्शन बी सेवार्थी की चुप्पी को तोड़ने के लिए साधनों की गवेषणा करने के प्रयास, सेवार्थी की चुप्पी से ज़्यादा गहन करने के प्रयास, या फिर सेवार्थी जो ज़्यादा बोलता है उसे चुप रहने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास का। तो ये मौन की गहराई में जाना ये एक कौशल है सेवार्थी की चुप्पी का अर्थ जानने का प्रयास। ठीक है, सेवार्थी की चुप्पी का अर्थ जानने के प्रयास का एक कौशल है मौन की गहराई में जाना। अगला प्रश्न है संगठनात्मक वृद्धि में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम चुनें। ऑप्शंस देखें एक एक करके। इसमें से जो सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पहल, फिर विस्तार, फिर समेकन और फिर समाप्ति। पहला पहल, अंतिम समाप्ति, फिर सेकेंड है विस्तार और फिर समेकन। प्रश्न नंबर अगला है कोडिंग अर्थात कूट बनाना किसके लिए अनिवार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रेषक, प्रापक, संदेश या इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए प्रेषक। इनकोडिंग जो है प्रेषक के लिए अनिवार्य है। प्रश्न अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 जनवरी, 31 मई, 31 जुलाई या फिर 31 अगस्त। आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लासिकल अनुकूलन में तटस्थ उद्दीपन जब अनानुकूलित उद्दीपन के साथ संगठित हो जाता है तो उसके बाद वो क्या बन जाता है? ऑप्शन है अनुकूलित उद्दीपन, ऑप्शन बी अनुकूलित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अनानुकूलित अनुक्रिया या फिर ऑप्शन डी
फोबिया अर्थात दुर्भीति। तो ये बन जाता है जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित उद्दीपन। अगला प्रश्न है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है या क्या कर सकता है या फिर क्या सोचता है, बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पहला, भावावेगों का ठीक ठाक बोध कर सकता है। बी है, बगैर भावावेगों को के सोचता है। सी, भावात्मक अर्थ को महत्व नहीं देता। सी, उसे अपने भावावेगों को संभालने में मुश्किल होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भावावेगों का ठीक बोध कर सकता है। मुरेजी रॉस ने सामुदायिक संगठन के 3 उपाय बताए, अर्थात विशिष्ट विषय वस्तु उपागम और विषय वस्तु उपागम। तीसरा उपागम जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं जैसे समस्या उपागम, प्रक्रिया उपागम, अधिप्रचार उपागम या फिर नियोजन उपागम। तो इसमें से जो तीसरा उपागम है वो है प्रक्रिया उपागम, अर्थात वो मुरे जी ने जो 3 उपागम बताए उनमें से एक है विशिष्ट विषय वस्तु उपागम, एक विषय वस्तु उपागम और एक प्रक्रिया उपागम। अगला प्रश्न है, रक्षा युक्ति बताना है इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन से एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है, यादृच्छिक रूप से उभर कर आती है, जो रक्षा युक्ति होती है। ऑप्शन बी दिया गया है, व्यक्तियों को दुश्चिंता और व्यथा की आंतरिक तथा बाह्य स्थितियों के साथ मुकाबला करने में सहायता करती है। ऑप्शन सी है, दुश्चिंता को दूर करने के लिए जानबूझकर नियंत्रण में लाई जा सकती है। ऑप्शन डी है, शांति की भावना बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रक्षा युक्ति जो है वो व्यक्तियों को दुश्चिंता और व्यथा की आंतरिक और तथा बाह्य स्थितियों के साथ मुकाबला करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचनाएं क्या है। ऑप्शंस दिया गया है, एक एक करके देखें। पहला ऑप्शन है, संस्कृति के वो पहलू जिनका सम्मान किया जाता है, जो वांछनीय है और इसलिए अनुकरण करने योग्य है। ऑप्शन बी है, सही और गलत कृत्यों के सिद्धांत और स्वीकार्य तथा अस्वीकार व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम एवं कानून। ऑप्शन सी है, कुछ परिस्थितियों में लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में प्रत्याशाओं के समुच्चय से बनी होती है। और चौथा है, लोगों को सामाजिक स्तर में रखने की विधियाँ। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक संरचनाएं जो है वो है लोगों को सामाजिक स्तर में रखने की विधियाँ। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कार्यकर्ता हार्दिकता के बगैर तकनीकी रूप से सही हो सकता है परंतु चिकित्सीय रूप से नपुंसक है, यह किसने कहा है, बताना है। ऑप्शन है, मैरी रिचमंड, फ्लोरेंस हॉलिस, गोल्डस्टेन या फिर गार्डन हैमिल्टन। तो ये कथन है, ये किसने कहा है, तो वो है गोल्डस्टेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व, बच्चा, प्रौढ़, अभिभावक का 3 आयामी मॉडल किसने दिया, बताना है। ये 3 आयामी मॉडल जो है किसने दिया। ऑप्शन है, सिगमंड फ्रायड, ऑटो रैंक, एरिक बर्न या फिर जोसेफ बॉल्पे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरिक बर्न ने दिया। व्यक्तित्व के ये जो 3 आयामी मॉडल हैं, बच्चा, प्रौढ़ और अभिभावक, ये एरिक बर्न द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यवहार परक संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं, अंतर्दृष्टि के जरिए समस्याओं को हल करना। दूसरा, व्यवहार को प्रेरणा नियंत्रक के अंदर लाना। तीसरा, पुनर्वलन की अनुपस्थिति में अधिगम का प्रदर्शन करना। या फिर चौथा, व्यवहार को बदलने के लिए अधिगम सिद्धांतों को अनुपयुक्त करना। व्यवहार परक संशोधन बताना है किससे संबंधित है, तो वो है संबंधित व्यवहार को बदलने के लिए अधिगम सिद्धांतों को अनुपयुक्त करने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तकनीक विषम लिंग अनुपात में बहुत योगदान देती है, कौन सी टेक्निक। ऑप्शन ए है, प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक। ऑप्शन बी, प्रसव उत्तर नैदानिक तकनीक। ऑप्शन सी, प्रसव नैदानिक तकनीक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से जो विषम लिंग अनुपात है वो प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1981, 2001, 1991 या फिर 2011। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, CEDAW का अभिप्राय बताएं। ऑप्शन ए, कस्टमरी एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अडल्ट वुमेन। बी, कॉन्फ्रेंस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सी, कॉन्वेंशन ऑफ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट वुमेन। या फिर डी, कॉन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CEDAW का अभिप्राय है। C फॉर कॉन्वेंशन ऑन, E फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, A फॉर अगेंस्ट, W फॉर वीमेन। तो कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंतरंग हिंसा किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन है घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला विरुद्ध हिंसा अधिनियम, भारतीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता अधिनियम संहिता। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अंतरंग हिंसा जो जिस अधिनियम से संबंधित है वो अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम। अगला प्रश्न है, लक्षित व्यक्तियों को सामुदायिक जीवन से अलग करके और उन्हें संसाधनों की गम्यता से वंचित करके उनका उपांतीकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, पूर्वाग्रह। बी, भेदभाव। सी, पृथकता। या फिर डी, कलंक का टीका या स्टिग्मा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कहलाता है स्टिग्मा या कलंक का टीका, अर्थात लक्षित व्यक्तियों को सामुदायिक जीवन से अलग करके और उन्हें संसाधनों की गम्यता से वंचित करके उनका उपांतीकरण स्टिग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर या फिर दिसंबर। तो ये मनाया जाता है दिसंबर में, विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 या फिर 1994। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था पर प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। बी, वियतनाम। सी, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी, जाम्बिया। तो इसका आयोजन, प्रथम विश्व सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था वो पहली बार ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितने वर्षों तक पद पर रह सकता है या रहता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष या फिर 4 वर्ष। बात हो रही है अध्यक्ष की, वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो ये रह सकते हैं 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निर्मित किए गए? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4 या फिर अनुसूचियों में या फिर उनमें से कोई नहीं। बात हो रही है आर्थिक और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान की, तो ये भाग 4 में निगमित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो चीज़ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है उसे देखना या महसूस करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रंगांधता, बी निर्मूल भ्रम, सी दोषयुक्त अवबोध या फिर इनमें से कोई नहीं।
आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो चीज़ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है उसे देखना या महसूस करना हेल्यूसिनेशन कहलाता है, अर्थात निर्मूल भ्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओल्ड एज सर्वाइवर्स डिसेबिलिटी और हेल्थ इंश्योरेंस सामाजिक बीमा कार्यक्रम किसके द्वारा आया, मतलब किस अधिनियम द्वारा लाया गया। ऑप्शंस देखें, 1935 का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1601 का पुअर लॉ अर्थात गरीब लॉ कानून, सी 1572 का अधिदेश या फिर 1662 के बंदोबस्त के कानून। तो ये लाया गया 1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं बताएं। ऑप्शन ए भौतिक पुनर्वास, बी शैक्षिक तथा व्यावसायिक पुनर्वास, सी आर्थिक पुनर्वास या फिर डी उपर्युक्त सभी। बात हो रही है विकलांग व्यक्तियों की, तो इनके लिए राष्ट्रीय नीति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, दिए गए ऑप्शन में से सारे ही मुख्य विशेषताएं हैं, चाहे वह भौतिक पुनर्वास हो, आर्थिक पुनर्वास हो या शैक्षिक और व्यावसायिक पुनर्वास हो। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलकोट पार्सन्स, सी अगस्ट काम्टे या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सेनाटोरियम का अर्थ बताएं। ऑप्शन से एक करके देखेंगे। पहला ऑप्शन है तपेदिक का खुली हवा उपचार करने का संस्थान, बी वयस्क लोगों की सहायता हेतु संस्थान, सी मानसिक रूप से रोगियों की चिकित्सा हेतु संस्थान या फिर डी कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु संस्थान। बात हो रही है सेनाटोरियम की, तो इसका अर्थ है तपेदिक का खुली हवा उपचार करने का संस्थान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ICD-10 का तात्पर्य क्या है, बताना है। ऑप्शन से क्लिक करके देखेंगे। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, बी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस का 10वां संस्करण, ऑप्शन सी है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ 10 डेडली डिसीजेस, और डी नंबर है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन टू डिटरमिन बर्डन ऑफ डिसीजेस। तो आंसर हो जाएगा ICD-10 का तात्पर्य ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का 10वां संस्करण। अगला प्रश्न है, समाज कार्य में नैतिक असामंजस्य का या धर्म संकट उन दृष्टांतों को समाविष्ट करता है जहां व्यवसायी को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए परस्पर विरोधी कर्तव्य या दायित्व, बी परस्पर विरोधी मूल्य, सी परस्पर विरोधी धारणाएं या फिर परस्पर विरोधी उपागम। आंसर है ऑप्शन नंबर ए परस्पर विरोधी कर्तव्य या दायित्व। तो इनका सामना करना पड़ता है। समाज कार्य में नैतिक असामंजस्य उन दृष्टांतों का समाविष्ट करता है। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक नीति की रूपरेखा दी गई। ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या फिर भाग 4 में। तो सामाजिक नीति की रूपरेखा जो है दी गई है भाग 4 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची 1 में घटना दी गई है और सूची 2 में मनाने की तिथि। जैसे अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो बताना है आपको। यहाँ पे जो है अल्जाइमर दिवस देखें तो इसका हो जाएगा 21 सितंबर। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा 7 अप्रैल और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस
7 अप्रैल और टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों सूची 1 को कार्यक्षेत्र जिसमें से वे संबंधित हैं सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सिगमंड फ्रायड, योगेंद्र सिंह, जी.आर. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। सिगमंड फ्रायड का हो जाएगा मनोविश्लेषण, पहले का तीसरा। फिर योगेंद्र सिंह का हो जाएगा भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। जी.आर. बनर्जी सोशल केस वर्क और सुंदरलाल बहुगुणा वातावरणीय आंदोलन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 में विद्वान के नाम दिए गए हैं और 2 में मॉडल बताना है किस विद्वान का कौन सा मॉडल है। जैसे विलियम रीड का हो जाएगा यहाँ पे कार्य केंद्रित मॉडल। एफ हॉलिस की बात करें तो इनका हो जाएगा मनोसामाजिक मॉडल। जेक रॉथमैन का मोहल्ला विकास मॉडल और एच पर्लमैन का है समस्या समाधान मॉडल। ठीक है, विलियम रीड कार्य केंद्रित मॉडल, एफ हॉलिस मनोसामाजिक मॉडल, जेक रॉथमैन लोकेलिटी या मोहल्ला विकास मॉडल, एच पर्लमैन समस्या समाधान मॉडल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, लेखक का नाम दिया गया है और पुस्तक का शीर्षक बताना है कौन सा पुस्तक किन लेखक का है। तो एच बाय सिद्दीकी की जो पुस्तक है, पुस्तक का शीर्षक दिया गया है यहाँ पे, तो एच बाय सिद्दीकी का हो जाएगा वर्किंग विद कम्युनिटीज। फिर एस के हिंदुका का सोशल इन इंडिया, सोशल वर्क इन इंडिया, थर्ड हो जाएगा मतलब। मुरली देसाई का हो जाएगा आइडियोलॉजी एंड सोशल वर्क, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी एनालिसिस। और फिर ग्रेस मैथ्यू का रहेगा इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। ठीक, ग्रेस मैथ्यू का इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, एच वाई सिद्दीकी का वर्किंग विद कम्युनिटीज़, एस के हिंदुका का हो जाएगा सोशल वर्क इन इंडिया और मुरली देसाई का आइडियोलॉजी एंड सोशल वर्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 52 का। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण का। अभिकथन दिया गया है और कारण। अभिकथन ए, सामाजिक कार्यकर्ता को साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी के साथ दृष्टि संपर्क बनाना चाहिए। और कारण में कहा गया है दृष्टि संपर्क का परिणाम प्रभावपूर्ण अवाचिक संप्रेषण होता है। आंसर बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि अभिकथन भी सही है और कारण भी। कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न भी अभिकथन कारण से है। अभिकथन दिया गया है, एड्स के लिए कोई टीका नहीं है और कारण है कि एड्स वायरस अपना जैविक कोड प्रायः बदलता रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए ही होगा, क्योंकि ए भी जो कह रहा है एड्स के लिए कोई टीका नहीं है, सही बात है। एड्स वायरस अपना जैविक कोड प्राय बदलता रहता है, ये भी सही है, अर्थात आर ए का कारण अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, अभिकथन कारण से ही। अभिकथन दिया गया है, प्रौद्योगिकी प्रगति मानव समाज की जटिलता में योग करती है। कारण दिया गया है, प्रगति के आगे बढ़ते रहने के लिए उसके कुछ नकारात्मक प्रभावों को समझना, उनका निराकरण करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन कारण से। अभिकथन दिया गया है, सामाजिक निदान सामाजिक वैयक्तिक कार्य का महत्वपूर्ण भाग है। और कारण दिया गया है, यह परावर्ती या मननशील सोच है जो समस्या समाधान करने की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करती है। तो आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए सही है, आर भी सही है। आर जो है
एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न अभिकथन कारक से ही है। अभिकथन दिया गया है, पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आचार संहिता पूर्वापेक्षा है। और कारण दिया गया है कि समाज कार्य मूल्य और सिद्धांत समाज कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी, ए सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है अभिकथन कारण से। अभिकथन दिया गया है, सामाजिक कानून समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावपूर्ण साधन है। कारण है, जब सामाजिक कानूनों में कमियां और सीमितताएं होती हैं तो वे दिए गए समाज में अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन लाने में असफल रहते हैं। तो जो है आंसर यहाँ पे होगा वो होगा डी, ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन कारण से ही। अभिकथन दिया गया है, जनजातियों के लिए प्रारंभ किए गए विकासात्मक कार्यक्रम के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं। कारण दिया गया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव को भारत में जनजातियों की मंद प्रगति के लिए मुख्य कारण माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है 61 नंबर, सामाजिक शोध के निम्नलिखित सोपानों को युक्त क्रम में व्यवस्थित करें ताकि शोध अध्ययन की योजना तैयार की जा सके। अब इसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा समस्या का सूत्रीकरण। ठीक है, फर्स्ट होगा समस्या का सूत्रीकरण। सेकंड है उद्देश्य। फिर है आपका परिकल्पना। इसके बाद आंकड़ा संकलन। इसके बाद है आंकड़ों का प्रोसेसिंग और विश्लेषण और फिर रिपोर्ट लिखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले समस्या सूत्रीकरण, फिर उद्देश्य, फिर परिकल्पना, फिर आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का प्रोसेसिंग और विश्लेषण और इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। अगला प्रश्न है अभिकथन कारण से ही। अभिकथन दिया गया है, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं परंतु वे बनते हैं। कारण ये है, सामाजिक वातावरण अपराध करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अर्थात अपराधी जन्मजात नहीं होते परंतु वे बनते, ये भी सही है। और सामाजिक वातावरण अपराध करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से सही उत्तर का चयन करें। दिया गया है कारखाना अधिनियम, दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, भारतीय खदान अधिनियम और बागान श्रम अधिनियम। तो सबसे पहले अधिनियमित किया गया कारखाना अधिनियम, इसके बाद बागान श्रम अधिनियम, इसके बाद भारतीय खदान अधिनियम और फिर दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम। आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, फिर तीसरा और फिर दूसरा। अगला प्रश्न है, जेंडर को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक रचना, जैविक अंतर, प्राप्त परिस्थिति या आरोपित परिस्थिति। तो जेंडर की बात हो रही है, ये जिस रूप में इसे परिभाषित किया गया है वह है सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के माप कौन से हैं। ऑप्शन देखें, सामान्य, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। ऑप्शन बी है सामान्य, अंतराल, लिकेर्ट और अनुपात। ऑप्शन सी है थर्स्टोन, टेंट, लिकेर्ट और सामाजिक दूरी मापनी। और चौथा है अनुपात, अंश, सांख्यिकी और आंकड़ा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। ये विभिन्न प्रकार के माप हैं।
अगला प्रश्न, ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी अध्ययन के क्षेत्र में स्वीकार्य ज्ञान, सी सांख्यिकी परीक्षण या फिर साक्षात्कार करने का तरीका। तो ये है अध्ययन के क्षेत्र में स्वीकार्य ज्ञान, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त अनुक्रम बताएं। ऑप्शन पुनर्वास, टीकाकरण तथा जागरूकता उत्पन्न करना, शुरू में ही पता लगा लेना और उपचार, फिर विकलांगता नियंत्रण। यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे पहले टीकाकरण, फिर शुरू में ही पता लगा लेना और उपचार, इसके बाद विकलांगता नियंत्रण और लास्ट में पुनर्वास। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यह कथन कि जब चर ए परिवर्तित होता है तो चर बी में समवर्ती परिवर्तन होगा, चरों के बीच किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है, बताना है। रेखीय, वक्र रेखीय, आकस्मिक या फिर घात। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वक्र रेखीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट थेरेपी के साथ संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सी आर रॉजर्स, सिगमंड फ्रायड, बी एफ स्किनर या फिर एफ पर्ल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एफ पर्ल संबंधित हैं गेस्टाल्ट थेरेपी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संस्थापन प्रलेख या संस्था का ज्ञापन इनमें से नहीं है। ऑप्शन है सोसाइटी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, सोसाइटी के उद्देश्य या फिर सोसाइटी का लोगो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये जो हैं प्रलेख, ये संस्था का ज्ञापन नहीं है, जैसे सोसाइटी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता और सोसाइटी के उद्देश्य। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय को किस प्रकार का साक्ष्य दिया जा सकता है? ऑप्शन ए शपथ, बी मत, सी फोटोग्राफ या फिर कहानी सुनी, कहीं सुनी। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राय या मत, विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय को राय या मत दिया जा सकता है साक्ष्य के रूप में।